नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जनमत का, जिसमें हम आपको देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें विस्तार के साथ बताते और समझाते हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आई इस खबर ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। सावन की पावन कांवड़ यात्रा चल रही है, जिसे लेकर लाखों श्रद्धालु भोलेनाथ की भक्ति में लीन दिखते हैं। उस पर हमला हो गया, और वो भी मस्जिद के सामने से गुजरते समय। यह हमला सिर्फ कांवड़ियों पर नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा, सनातन आस्था पर सुनियोजित हमला था। आपको बता दें कि सराय ख्वाजा क्षेत्र में जैसे ही कांवड़ यात्रा मस्जिद के पास गुजरी, कट्टरपंथियों ने उस पर हमला बोल दिया। कांवड़ लेकर लौट रहे भोले भक्तों को घेरा गया, मारा पीटा गया, इलाके में अशांति फैलाई गई, कोशिश की गई। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए बेलाल, तुफैल अहमद, मोहम्मद तस्लीम, मोहम्मद आरिफ, शाहबे आलम और अहमद अली सहित 7 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया, जो अब सलाखों के पीछे है। लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ गिरफ्तारी ही काफी है, या घटना कोई सामान्य झगड़ा नहीं, बल्कि एक गहरी जिहादी साजिश की ओर इशारा कर रही है। ये वही मानसिकता है जो कभी रामनवमी पर पत्थर चलवाती है, तो कभी ताजिया के बहाने दंगे की स्क्रिप्ट लिखती है। हिंदू त्योहार, यात्राएं, मूर्तियां और मंदिरों को बार बार निशाना बनाने वाली सोच अब खुलकर सामने आ रही है। और सबसे शर्मनाक बात, इस पर सेकुलरिज्म के नकाबपोश नेताओं की खामोशी। वोट बैंक की राजनीति में डूबे विपक्ष के किसी नेता ने इस हमले की निंदा तक नहीं की। सोचिए, अगर यही हमला किसी दूसरे समुदाय पर होता तो अब तक देश में सांप्रदायिक सौहार्द का ढोल पीटा जा रहा होता। यह घटना सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, यह विचारधारा की लड़ाई है। एक ऐसी जिहादी सोच जो भारत की सांस्कृतिक अस्मिता को मिटाना चाहती है। अब सवाल यह है कि क्या ऐसे उपद्रवियों पर यूएपीए जैसी कठोर धाराएं इस पर लगेंगी? क्या इनके पीछे किसी संगठित नेटवर्क का हाथ है? ये देखा जाएगा। सरकार और समाज को तय करना होगा कि कब तक हम अपनी आस्था पर हमले यूं ही झेलते रहेंगे, सहते रहेंगे। अब समय है कि ऐसी जहरीली सोच को जड़ से उखाड़ फेंका जाए, ताकि भारत की हिंदू धार्मिक यात्राएं और परंपराएं सुरक्षित रह पाएं। बढ़ेंगे आगे, अगली खबर की करेंगे बात। देखिए, जब शब्द सीमा लांघ जाएं तो समझिए कि विपक्ष की राजनीति दिशाहीन हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हम बात कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए जिस असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया, उसे न केवल राजनीतिक मर्यादा को तार तार किया, बल्कि देश की लोकतांत्रिक गरिमा को भी ठेस पहुंचाई है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भौंकने जैसे शब्दों का प्रयोग कर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो किया, वो केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला है। ये वही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो खुद संसद में बोलने का मौका मांगते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री देश की बात जनता तक सीधा पहुंचाते हैं तो उन्हें भौंकना कहा जाता है। ये शब्द सिर्फ असभ्य नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को भी उजागर करता है। वही मानसिकता जो विरोध करते करते अपने निजी हमलों और चरित्र हनन की राजनीति तक पहुंच जाती है। प्रधानमंत्री मोदी हर दिन देश की योजनाओं, विकास कार्यों और जन कल्याण योजनाओं पर बोलते हैं। क्या यह लोकतंत्र में गलत है? क्या जनता से संवाद करना एक अपराध हो गया है? खड़गे साहब वही मोदी हैं जिनकी लोकप्रियता, काम करने की शैली ने भारत को वैश्विक मंच पर मजबूती दिलाई। खड़गे का बयान दरअसल कांग्रेस की बौखलाहट का एक प्रमाण भी है। एक ओर वो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से घबरा रहे, तो दूसरी ओर खुद की छवि गढ़ने में नाकाम भी हो रहे हैं। जब मुद्दों में जान ना हो तो शब्दों को जहर बना देना कांग्रेस का नया हथियार है। ये वही कांग्रेस है जिसने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की चुप्पी को गरिमा कहा था। लेकिन आज जब एक चुना हुआ प्रधानमंत्री सीधे जनता से संवाद करता है, तो उसे नीचा दिखाने के लिए गाली जैसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। ये विपक्ष की भाषा नहीं है, ये वैमनस्य और विद्वेष की भाषा है। सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस अब इतनी नीचे गिर चुकी है कि वो शब्दों की मर्यादा भी नहीं पहचानती? क्या प्रधानमंत्री को भौंकने वाला कहना अब कांग्रेस की राजनीति का एक चेहरा बन गया है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, बयान भी सुनाएंगे। ಕೂಡ ನೀವು ಇಂಥ
ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ದಿನ ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾರು ಕೂಡ ದೂರದರ್ಶನ್ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವತ್ತದ ಟಿವಿ ಇದ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ದಿನ ಎದ್ದು ಇವರಂಗೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬೊಗಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. पहलगाम के आतंकी हमले पर सच्चाई बोलना अब खतरा बन गया है। जब सिमी दत्ता ने निर्दोषों की हत्या पर सवाल उठाए, आतंक की नापाक सोच को बेनकाब किया, तो उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। कहा गया कि तुझे भी नुपुर शर्मा और शमिष्ठा मुखर्जी और कन्हैया लाल जैसा अंजाम भुगतना पड़ेगा। देखिए, क्या अब आतंकवाद के खिलाफ बोलना अपराध हो गया है देश में? सिमी को फोन कॉल्स, सोशल मीडिया पर गालियां और खुलेआम सिरतन से जुदा की धमकियां दी जाने लगी हैं, और ये सब सिर्फ इसलिए कि उन्होंने हिंदुस्तान के पक्ष में आतंक के खिलाफ आवाज उठाई। अब वक्त है, अब समय है कि ऐसे गीदड़ धमकीबाजों को सख्त संदेश दे दिया जाए। हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है और सिमी अकेली नहीं है। देश का हर नागरिक गुस्से में है, क्योंकि उन्होंने धर्म पूछकर निर्दोषों को मारा था। उनके खिलाफ हर हिंदुस्तानी के दिल में बदला लेने का जज्बा बरकरार है। लेकिन जब सिमी दत्ता ने देश के पक्ष में यही सच कहा, तो उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। सुनिए सिमी की जुबानी कि किस तरह उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। देखिए, मैंने जैसे शमिष्ठा ने या नुपुर शर्मा जी ने सच्चाई बोली, मैंने एक ऐसी सच्चाई बोली जो ना इनसे निगली जा रही है ना उगली जा रही है, जिसकी वजह से रोज ये मुझे रेप की, सर तन से जुदा की, मारने की धमकियाँ, और हम तुम्हारा FIR हम तुम्हारे पे करा देंगे, हमारा एक पूरा ग्रुप चलता है, इनका एक बड़ा ग्रुप चलता है, इस्लामी पेज चलते हैं इनके, एक वो बना रखे हैं इन्होंने जिहादियों के, कि जो हिंदू लड़की सनातन के लिए बोलेगी या कुछ सच्ची बातें बोलेगी, जो सच इनसे सहन ही नहीं हो रहा। ये हमारे लिए कितने भी झूठ के प्रोपेगेंडा मचाते हैं, लेकिन हिंदू कभी नहीं ऐसे कहते, वो इतने ज़्यादा नहीं उजागर होके होते। और यहाँ जो मैंने सच बोला, जो इनसे सहा नहीं गया, जिसकी वजह से इन्होंने सोचा कि इसकी जुबान ऐसी दबाई जाए कि हम वो कौम है जो हम मिनट नहीं लगाते गला हलाल करने में, इनकी ये जुबान थी। इस तरीके की मुझे रेप की धमकियाँ कि हम पहले तेरा बलात्कार करेंगे, हम तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। याद है ना कन्हैया लाल, याद है ना तुझे नुपुर शर्मा, याद है ना तुझे शमिष्ठा, तुझे हर चीज़ उन्होंने मुझे बार बार हर चीज़ यही बताने की कोशिश करी कि मैंने सच्चाई उजागर करी, तो उनको वो सच हजम नहीं हुआ। वो उस सच को ढकने के लिए कि वो ना हो, तो मुझे धमकियों पे धमकियाँ कि तेरा भी शमिष्ठा वाला हाल करेंगे, तेरा भी हम नुपुर शर्मा वाला हाल करेंगे, तेरा भी हम कन्हैया लाल वाला हाल करेंगे। और अच्छा, एक बात, ये लोग कब एक्टिव हुए? क्या आपने, जैसा आपने मुझे बताया था कि पहलगाम, हाँ, जहाँ पे धर्म पूछकर, धर्म हाँ, देखकर हाँ, हत्याएं हाँ, हुई, हाँ, ये तो सामने है, इसी पर आपने रिएक्शन दिया? बिल्कुल जी, मैंने उसी पे वीडियो बनाई, मैंने उस पर वीडियो बनाई थी। तो इनका ये कहना था, मतलब इनका, कि सुन्नत करा लेते तो बच जाते, मतलब समझ जाइए आप कि मुस्लिम बन जाते तो बच जाते। मैंने जहाँ बनाया कि पैंट उतार उतार के आपको ने हमारे लोगों को बोला है, अब हम धर्म बता बता के पाकिस्तानियों तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ये बात मैंने पाकिस्तानियों को वार्न करा। लेकिन इनका ऐसा संगठन था कि मुझ पे अटैक करना शुरू हो गए, अटैक पे अटैक करना शुरू हो गए। और मैंने कुछ ऐसी सच्चाइयाँ बताई, जैसे नुपुर शर्मा जी ने, और जैसे मैंने आपको बताया जिस तरीके से, तो वो सच्चाइयाँ बताई, इनसे नहीं हजम हुई। इन्हें ये लगा कि अरे लड़की होके कैसे ये बोल रही है। इन्होंने मुझे बहुत दबाने की कोशिश करी। रोज मैंने इनकी कंप्लेंट भी करी है अपने वेस्ट DCP को, बट अभी तक इन पे FIR नहीं हुई। उसके बाद भी, उस कंप्लेंट के बाद भी, कम से कम आपको मैं 100 ऐसे चीज़ें दिखा दूंगी जिसमें इन्होंने मेरे रेप के लिए, सर तन से जुदा के लिए, मुझे मारने की धमकियों के लिए, सनातन के लिए नहीं बोलना, इसके लिए धमकियां दी हैं। अच्छा, ये सभी लोग क्या एक स्टेट विशेष से हैं या आपको पाकिस्तान से भी धमकियां आ रही हैं? मुझे इनका एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें इनके साथ पाकिस्तान के भी हैं, बांग्लादेश के भी हैं,
बांग्लादेश का तो वैसे ही आपको पता चला है कि मैंने नागरिकता का मुद्दा भी उठाया था, ठीक है, मैंने उसकी पोस्ट भी डाली थी। तो ये मेरे दुश्मन तो तब से बनते आ ही रहे हैं कि इनको लग रहा है नागरिकता इसने कैसे बोल दिया हमारे लिए कि हमारे देश में सिर्फ हमारे देशवासियों का हक है, ठीक है। तो आपको मतलब ये तब से थ्रेटनिंग, और पहलगांव का जो हादसा हुआ वो थ्रेटनिंग इतनी गंदी इन्होंने थ्रेटनिंग देनी शुरू होगी, मतलब इनसे सच नहीं सुना गया कि वहाँ के लोगों के, मतलब पाकिस्तान को मैं बोल रही हूँ, और बकायदा मोस्टली जितनी भी थ्रेटनिंग आ रही है, जितनी भी, ज़्यादातर हैदराबाद, तेलंगाना, इस टाइप के ये हैदराबादी लोग, इन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आइडिया बनाई हुई हैं, ग्रुप बनाए हुए हैं, ये एक दो ग्रुपों के अंदर वीडियो डालते हैं मेरी, रोज मुझे मैसेज आता है सर तन से जो जाए या रेप कर देंगे, ये कर देंगे, तेरी आईडी डिलीट करवा देंगे, तेरे पे हमला करवा देंगे, तू नहीं तो तेरा ये करा देंगे वो, मतलब आप समझ लो मैं जो भाषा भी नहीं बोल सकती ना, वो ये अश्लील भाषा के साथ वीडियो बनाते हैं, अश्लील, जो मैं आपको सारी प्रोवाइड करा सकती हूँ। 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र को लेकर सियासी पारा पहले से हाई है, ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक सत्र नहीं होने जा रहा है, बल्कि देश की सियासी दिशा तय करने वाला रण क्षेत्र दिखाई देगा आपको। विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस और उसके साथी दल, मोदी सरकार को घेरने के इरादे से कमर कस चुके हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये सत्र वाकई में मुद्दों पर रहेगा या एक नौटंकी का अखाड़ा ऐसा कुछ दिखाई देगा। पहलगाम आतंकी हमले को 3 महीने हो चुके हैं, ये आप सभी जानते हैं। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया, पाकिस्तान को घुस कर मारा, लेकिन कांग्रेस इसे विफलता बता रही है और वोट बैंक साधने की कोशिश में जुटी हुई है। अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ, वो जहाज 12 जून को जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, आप सभी जानते हैं। कांग्रेस पहले ही सियासी जाल बुनने में उसको भी लगी है लेकर। राष्ट्रीय त्रासदी पर अफवाह फैलाना विपक्ष की पुरानी आदत है। ये मानसून सत्र तय कर देगा कि लोकतंत्र की दिशा मिलेगी या दिशाहीनता का प्रपंच होगा। एक खास रिपोर्ट तैयार की हमने, इसी पर देखिए। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है और 21 अगस्त तक चलेगा, लेकिन ये सत्र साधारण नहीं होने वाला, बल्कि देश की सियासत का सबसे बड़ा रणक्षेत्र बनने जा रहा है। कांग्रेस और विपक्ष की बिखरी पड़ी सेना एक बार फिर से मोदी सरकार पर सवालों की बौछार करने का दावा कर रही है, लेकिन क्या विपक्ष के आरोपों में दम है? यह सब केवल राजनीतिक नौटंकी। कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए इस्लामिक आतंकवादी हमले के 3 महीने हो चुके हैं। 26 निर्दोष हिंदुस्तानियों की हत्या के बाद सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर जैसे कड़े कदम उठाए, लेकिन कांग्रेस इसे नाकामी का नाम देकर राजनीति चमका रही है। सवाल उठता है, जिनकी नीतियों ने दशकों तक आतंकवाद को हवा दी, क्या उन्हें आज देश की सुरक्षा पर सवाल उठाने का अधिकार है? भारत ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर, मतलब अंदर घुसकर आतंक के ठिकानों को तबाह किया, लेकिन कांग्रेस और इंडी ब्लॉक इसे लेकर देश में ही भ्रम फैलाने में लगातार जुटे हुए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश संसद में इस ऑपरेशन पर चर्चा की मांग कर रहे थे, मानो देश की सुरक्षा रहस्यों को दुश्मनों के सामने परोसना उनका मकसद हो। ये वही कांग्रेस है जिसने उरी और पुलवामा जैसे हमलों के बाद भी सेना के शौर्य पर सवाल उठाए थे। वहीं 12 जून को कर्नावती में हुए एयर इंडिया विमान हादसे में 260 लोग मारे गए। ये दुखद घटना, इसकी जांच भी जारी है, लेकिन कांग्रेस इसे भी सियासी एंगल दे रही है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की शुरुआती रिपोर्ट को बदनाम करना कांग्रेस की पुरानी आदत सी दिखाई दे रही है। जब भी देश किसी आपदा से जूझता है, कांग्रेस केवल अफवाह और झूठ फैलाती है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और उसके साथी दल बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR अभियान पर कांग्रेस सवाल तो पहले से उठा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि विपक्ष जानता है कि बिहार की जनता अब उनके खोखले वादों पर यकीन नहीं करेगी, और इसी डर से कांग्रेस लोकतंत्र का नाम लेकर चुनाव आयोग को भी बदनाम करने में पीछे नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर कांग्रेस बेतुकी राजनीति कर रही है सोलक। ट्रंप ने दावा किया कि उनकी वजह से भारत पाकिस्तान युद्ध टला, लेकिन सच्चाई यह है कि मोदी सरकार ने किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुकने की राजनीति नहीं की। कांग्रेस को समझना होगा कि देश की विदेश नीति उनके कमजोर दौर की तरह नहीं रही, जहां हर देश भारत को हल्के में लेता था।
सरकार भी विपक्ष की हर चाल का जवाब देने के लिए तैयार है। रॉबर्ट वाड्रा पर चार्जशीट, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी विपक्ष के भ्रष्ट चेहरे को उजागर करती है। बीजेपी का कहना है कि संसद में विकास, सुरक्षा, भ्रष्टाचार पर खुलकर बहस होनी चाहिए, लेकिन क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार है? सरकार इस सत्र में 8 अहम विधेयक लाने जा रही है। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक से लेकर भू विरासत संरक्षण और खान खनिज संशोधन तक ये सत्र राष्ट्र निर्माण के लिए बड़े फैसलों का गवाह बनेगा। लेकिन क्या विपक्ष इन बिलों पर सार्थक चर्चा करेगा या फिर हंगामे से लोकतंत्र को बंधक बनाने की कोशिश होगी? मॉनसून सत्र में कांग्रेस और उसके सहयोगी मोदी सरकार को घेरने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि 10 वर्षों में बार बार जनता द्वारा नकारे जाने के बाद क्या कांग्रेस की आवाज में कोई नैतिकता बची है? ये सत्र तय करेगा कि विपक्ष देश की जनता के मुद्दों पर खड़ा है या केवल अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। रूस की राजधानी मॉस्को शनिवार रात उस समय दहशत में आ गई जब एक साथ 158 ड्रोन हमले हो गए। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार इनमें कम से कम 13 ड्रोन सीधे मॉस्को की तरफ आ रहे थे, जिन्हें रास्ते में ही एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन और रक्षा मंत्रालय दोनों ने इसकी पुष्टि कर दी है। अब राहत की बात यह रही कि किसी के जान माल के कोई नुकसान की खबर नहीं आई। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये हमले केवल मॉस्को तक सीमित नहीं थे, बल्कि ब्रायंस्क, ओरियोल, तुला, कुर्स्क और रोस्तोव जैसे 9 शहरों को भी टारगेट किया गया। रूसी मीडिया आरटी का आरोप है कि यूक्रेन ने इन हमलों में आम नागरिकों की बस्तियों और बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया। रूस का दावा है कि उसकी लेह आधारित सुरक्षा प्रणाली ने बड़े खतरे को टाल दिया। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के साथ नेतृत्व स्तर की युद्ध विराम वार्ता के लिए बैठक बुलाने की बात भी कही। कीव ने प्रस्ताव भेजा है, जिसे क्रेमलिन ने स्वीकार करने की पुष्टि की है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या रूस और यूक्रेन तीसरे दौर की सीधी वार्ता की दिशा में बढ़ेंगे या फिर केवल राजनीतिक शांति की झलक बनकर ये रह जाएगी। पश्चिम एशिया एक बार फिर से युद्ध के कगार पर खड़ा है। इस बार कारण है सीरिया का एक छोटा लेकिन संवेदनशील क्षेत्र स्वेदा, जहां ड्रज और बडोइन समुदाय के बीच शुरू हुआ स्थानीय विवाद अब इजराइल और सीरिया के बीच सैन्य टकराव में बदल चुका है। इस हिंसा में अब तक 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 27 ड्रज नागरिकों की बर्बर हत्या के वीडियो सामने आए हैं। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार सीरियाई सरकार ने बेडोइन पक्ष का पक्षपातपूर्ण समर्थन किया है। नतीजा अपहरण, नरसंहार और सरकारी चुप्पी के तौर पर दिखा। समुदाय जो इजराइल के नागरिक जीवन और आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स का अभिन्न हिस्सा है, इस हमले के बाद उबाल में है। जवाब में इजराइल ने सीरिया के दक्षिणी हिस्से पर 160 से अधिक हवाई हमले किए। इजराइल का दावा है कि कार्रवाई केवल आत्मरक्षा नहीं बल्कि ड्रज समुदाय की सुरक्षा और बफर जोन की स्थिरता के लिए जरूरी है। विश्लेषकों के अनुसार इजराइल इस हमले से 3 बातें स्पष्ट करना चाहता है: ड्रज समुदाय के साथ उसकी एकजुटता, सीरियाई सरकार की चेतावनी, रणनीतिक क्षेत्रीय पकड़ मजबूत करना। सीरिया के राष्ट्रपति अल-शरा पर सवाल उठ रहे हैं। पश्चिमी देशों द्वारा मिली छूट और समर्थन के बावजूद अल-शरा ने ना तो नरसंहार रोका, ना ही अपने सैन्य बलों को तटस्थ रखा। इससे साफ होता है कि उनकी सत्ता डगमगा रही है। हालांकि अमेरिका ने संयम की अपील की है, लेकिन उसकी स्थिति उलझी हुई है। इजराइल और सीरिया युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं, पर इजराइल ने साफ कर दिया है कि अगर ड्रज समुदाय पर हमला हुआ तो सैन्य जवाब और अधिक कठोरता के साथ हम देने जा रहे हैं। तो इसी के साथ जनमत में आज के लिए बस इतना है। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।